Hey everyone, today we are going to discuss Anglo-French War. Anglo means the Britishers, French मतलब फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होने वाले हैं और हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंच कंपनी कैसे स्टेबलाइज हुई है और 1664 में आती है, इसकी कहानी को हमने पिछले वीडियो में देखा था। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू जाकर वहाँ दोबारा समझ सकते हैं कि किस तरीके से डुप्ले आता है। अब हम इसके बैकग्राउंड्स को समझ लेते हैं कि जैसे हमने समझा है प्रीवियस वीडियोस में कि ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स के पहले हम देखते हैं पोर्चुगीज़ और डच आ चुके हैं और भी कई कंपनियां आना शुरू हो जाती। तो 1664 में फ्रेंच आते हैं। अब यहाँ पर ये सारी कंपनीज का उद्देश्य क्या है? व्यापार करना, और व्यापार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। चैलेंज करेंगे तो कन्फ्लिक्ट्स होंगे, कन्फ्लिक्ट्स मतलब विवाद होंगे, और विवाद होंगे तो लड़ाई झगड़ा तो बनता है। अब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो तो रहा है, लेकिन पोर्चुगीज़ और डच जो है वो चिंटू पिंटू टाइप से कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, और ये छोटी कंपनियां अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाएंगी, तो ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन जितनी बड़ी कंपनी उतना ही ज़्यादा वॉर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो चैलेंज इनको प्रस्तुत किया जाता है वो है फ्रेंच के द्वारा, और फ्रेंच इनको चैलेंज करते हैं बड़े लंबे समय तक। तो हम देखेंगे इनके बीच में 3 बैटल। अब ये 3 बैटल की जो शुरुआत होती है वो लगभग हम 1744 से देखते हैं। 1763 तक ये चलता है। उद्देश्य होता है दैट मीन्स कमर्शियल या व्यापारिक जो प्रभुत्व है उसको बढ़ाना। तो इसके बीच में 3 लड़ाइयाँ लड़ी जाने वाली हैं। अब ये 3 लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, इसका फाइनली जो है कंक्लूजन निकलेगा वॉन्डी वॉश में, और वॉन्डी वॉश में फ्रेंच का वॉश हो जाएगा, तो बचेगी ब्रिटिशर्स। ये वैसे ही है जैसे टेलीकॉम कंपनियाँ थी, एयरटेल है, वोडाफोन है, एयरसेल है, BSNL है, और एक आया जियो, और जियो ने धीरे धीरे सारी की सारी कंपनियों को धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास किया। अब कुछ एक ही कंपनियाँ बची हैं, आप समझ सकते हैं, एयरटेल बचा है, आइडिया बचा है, और आप जियो को देख लीजिए। तो बड़ी कंपनियां जो हैं वही बची हैं और बाकी की सारी खत्म हो चुकी। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये कहानी जो है वो कर्नाटक के क्षेत्र से संबंधित है। दैट्स व्हाई दिस बैटल इज ऑल्सो कॉल्ड कर्नाटक वॉर, दैट इज एंग्लो फ्रेंच वॉर। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर कह लीजिए या कर्नाटक के युद्ध कह लीजिए, बात एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला बैटल, और पहला बैटल है हमारा फर्स्ट कर्नाटक वॉर। कब हुआ? 1746 से 48 तक। आप देखेंगे कि ये 2 साल तक लड़ा गया। महाभारत का युद्ध 18 दिन में खत्म हो गया था। तो मतलब जिसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा युद्ध है, 18 दिन में खत्म हो गया। ये क्या करते रहे थे कर्नाटक वाले? अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या 2 साल तक लड़ते रहे थे? रोज सुबह जाते थे, शाम को थक जाते थे, फिर अगले दिन फिर लड़ाई करते थे? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल हमने सीक्वेंसेस या घटनाओं को समझने के लिए बताया है, और ये इसका बैकग्राउंड जो है कहाँ से आता है, सारी चीज़ों को हमने इस तरीके से समझने की कोशिश की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब महाभारत के युद्ध से भी ज़्यादा दिन तक लड़ा जा रहा है। तो एक सीक्वेंसेस है, उसे ही हम फ्लो चार्ट्स या घटनाओं के माध्यम से समझने वाले हैं। तो 1746 में ये बैटल शुरू होगा, 48 तक चलेगा, लेकिन इसकी नींव रखी जाएगी यूरोप में 1744। कारण है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा है। कारण है कि वहां अगला शासक कौन होगा, और इसी वजह से ब्रिटेन और फ्रेंच जो है आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ब्रिटेन और फ्रेंच जो है वो 2 ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं, और दोनों के बीच में यहाँ पर 36 का आंकड़ा चल रहा है। 36 का आंकड़ा ये कहाँ शुरू हो रहा है? यूरोप में। लेकिन इस यूरोप का प्रभाव इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कंपनियां यहाँ पर व्यापार करने आई हैं। ये कुछ घटना वैसे ही है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो घटना का युद्ध का मेन कारण या तनाव का मेन कारण है जम्मू कश्मीर या POK आप कह सकते हैं। लेकिन उस घटना का प्रभाव आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए, या कहीं भी यदि कोई मैच हो रहा है तो आप चीयर अप करने के लिए पहुंच जाएंगे, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों तरफ से उनके प्रशंसक पहुंच जाएंगे। तो तनाव कहाँ है और घटना का प्रभाव कहाँ हो रहा है, ये मैंने समझा है। सेम वैसे ही 1744 में घटना की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसका तनाव 1745 में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर यह होता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो फ्रांस के बेड़े पर अटैक कर देते हैं। ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच के बेड़े पर अटैक कर दिया। अब क्या फ्रेंच जो है वो शांत रहेगा? फ्रेंच में हमने देखा था कि इस समय 42 में डुप्ले साहब आ चुके हैं, और डुप्ले क्या करते हैं? डुप्ले रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या बदला लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से मद्रास को कब्जा कर लेते हैं। और मद्रास किसके अंतर्गत होता है? मद्रास जो है वो अंग्रेजों का एक बहुत ही बड़ा बेस स्टेशन होता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स ने
जब ब्रिटिशर्स की जो बेस स्टेशन है उसको कब्जा कर लिया है, और ये सारे के सारे सेक्शन होते हैं कर्नाटक के अंतर्गत। अब अंग्रेज रिक्वेस्ट करेंगे कि नवाब साहब अनवरुद्दीन साहब, आप हमारी मदद करिए, क्योंकि ये क्षेत्र आपके अंतर्गत ही आता है और हमारी जो कंपनियां हैं, हमारे जो बेस स्टेशन है वो आपके संरक्षण में है। तो अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब से अनुरोध किया। इस घटना को कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ द कर्नाटक, ये कर्नाटक का रीजन सेक्शन है, और इसी में हम देखेंगे कि ये मद्रास, ये ब्रिटिशर्स का बेस स्टेशन है। यहीं पर पौंडीचेरी है, दैट इज द बेस स्टेशन ऑफ द फ्रेंच, और फ्रेंच ने इसी को कैप्चर किया है। अब जब इसको कैप्चर किया है, यहाँ पर शासन किसका है? यहाँ पर हम देखेंगे अनवरुद्दीन साहब का सेक्शन है, या अनवरुद्दीन साहब शासन करते हैं। तो ब्रिटिशर्स मदद लेते हैं कर्नाटक के नवाब से कि साहब हमारा बेस स्टेशन आप इनके हाथों से छुड़वा दीजिए, या इनको हटिए पीछे हटने के लिए। अब होगा क्या, यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रेंच जो मानने वाले नहीं है तो बैटल होगा, और बैटल होगा तो बैटल कर देते हैं। तो बैटल ऑफ आडिया 1746, दैट वाज इन बिटवीन द फ्रेंच की तरफ से पैराडाइज लड़ते हैं, और नवाब साहब तो हैं ही कर्नाटक, और ये ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ते हैं। इस तरीके से युद्ध होगा तो युद्ध का परिणाम भी होगा, और फाइनली नवाब साहब हार जाते हैं। यहाँ हम ऐसा कहें ब्रिटिशर्स हार गए, मद्रास जो है वो फ्रेंच के पास ही रहा। ये घटना यहाँ इंडिया में हो रही है। अब एक घटना के प्रभाव से यहाँ युद्ध हो चुका है। अब इसी घटना के प्रभाव से हम देखेंगे कि ये युद्ध भी शांत हो जाएगा। तो 1748 में एक्स-ला-शापेल की एक संधि होती है। इस संधि के फलस्वरूप कौन ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी होगा वो डिसाइड हो चुका है। वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, हम इसमें नहीं जाएंगे। और इस घटना का प्रभाव हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी शांति हो जाती। कहाँ? दैट मीन्स इंडिया में। और यूरोप में युद्ध का अंत हुआ, वैसे ही यहाँ पर भी शांति हो जाएगी, और शांति बनेगी 1748 में। और जो लोगों ने, दैट मीन्स फ्रेंच ने जो ब्रिटिशर्स का जीता था, और ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच का जो भी जीता था, वो एक दूसरे को वापस कर देंगे। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारहाना, इस तरीके की घटना यहाँ देखने को मिल रही है। तो एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर देंगे। एक्स-ला-शापेल जो है एक स्थान है, दैट इज जो यूरोप में है। आप चाहें तो इसको मैप में देख भी सकते हैं, ये जर्मनी के आसपास का सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना, बस समझना है कि ये इससे संबंधित है। अब ये युद्ध हो चुका है। अब युद्ध का कंक्लूजन क्या रहा, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन रहा। तो इसमें हम देखेंगे कि इंडिया की आर्मी, दैट मीन्स नवाब की आर्मी है, और यूरोप के सामने लड़ रही है। तो यूरोपियन आर्मी जो है बहुत ही ट्रेंड है, बहुत ही वेल ऑक्यूपाइड है, और जो उनके शस्त्र होते हैं। तो इंडिया की आर्मी की कमजोरी पता चल गई है, तो भारतीय सेना की कमजोरी का पता चलता है। ये युद्ध का यही एक है। तो इस तरीके से ये युद्ध खत्म हो जाता है, और ये वीडियो भी यहाँ खत्म हो जाता है। नमस्कार।